सोचिए, कोई ऐसा काम करता है जो ऊपरी तौर पर तो अपराध जैसा लगता है, हाँ। लेकिन कानून उसे सजा नहीं देता। ऐसा क्यों? आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के इसी दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं, साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस। जी। ये अध्याय 3 धारा 14 से 44 में दिए गए हैं। बिल्कुल। और ये वो खास परिस्थितियां हैं जहां कानून ये मानता है कि या तो मतलब व्यक्ति का इरादा गलत नहीं था, अच्छा। या फिर उसे वो काम करने का हक था, या वो हालात की मजबूरी थी। हाँ, ये अपवाद दिखाते हैं कि कानून कितना मतलब बारीक है, सिर्फ नतीजे को नहीं देखता। सही कहा। बल्कि काम के पीछे की नीयत और हालात को भी परखता है। बिल्कुल। हमारे जो स्रोत हैं वो भी यही बताते हैं कि ये सिद्धांत असल में न्याय और मानवीयता के बीच एक संतुलन बनाते हैं। तो ये अपवाद मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, है ना? हाँ। एक वो जिन्हें माफ किया जा सकता है, अच्छा, एक्सक्यूजेबल। जी। और दूसरे वो जो जायज मतलब जस्टिफाइबल माने जाते हैं। सही पकड़ा। क्षम्य कार्यों में क्या होता है कि वो आपराधिक इरादा, जिसे हम मेंजरिया कहते हैं, हाँ, वो होता ही नहीं है। जैसे कोई गलती हो गई या कोई मानसिक असंतुलन की स्थिति हो। ठीक है। और न्यायोचित कार्यों में काम शायद अपने आप में गलत हो, पर हालात ऐसे होते हैं कि वो सही ठहराया जाता है। जैसे आत्मरक्षा। बिल्कुल, जैसे आत्मरक्षा में किया गया वार। चलिए एक आम स्थिति से शुरू करते हैं। तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये धारा 14 और 17 में है। हाँ। यहाँ एक पुराना कानूनी सूत्र भी है, शायद आपने सुना हो, ignorantia facti doth excuse it, ignorantia juris non excuse it। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। इसका मतलब हुआ कि तथ्य की भूल तो माफ है, पर यह कहना कि मुझे कानून नहीं पता था, ये कोई बहाना नहीं। बिल्कुल सही। और ये भूल भी नेक नियति में होनी चाहिए, सद्भाव में। सद्भाव यानी गुड फेथ। मतलब ये कि व्यक्ति ने उचित सावधानी बरती हो, लापरवाही न की हो। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस अफसर है, उसे वाई को गिरफ्तार करने का आदेश मिला है। वो पूरी जांच पड़ताल करता है और उसे लगता है कि जेड ही वाई है, और वो जेड को गिरफ्तार कर लेता है। गलती से। हाँ, गलती से, पर उचित जांच के बाद। तो यहाँ उसने अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने सद्भाव में काम किया। तो ये तो हुई तथ्य की भूल, अगर नेक नियति से हो। पर क्या हो अगर नुकसान बिल्कुल अनजाने में हो जाए, मतलब न कोई इरादा न कोई भूल? हाँ, यहीं पर दुर्घटना यानी एक्सीडेंट का सिद्धांत आता है, धारा 18 में। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति पूरी सावधानी से कोई कानूनी काम कर रहा है। कानूनी काम कानूनी तरीके से। हाँ, कानूनी तरीके से, और कोई आपराधिक इरादा भी नहीं है। ठीक है। फिर भी दुर्भाग्य से, मतलब अनजाने में कोई हादसा हो जाए, किसी को चोट लग जाए या भगवान न करे मौत हो जाए। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, कुल्हाड़ी वाला। बिल्कुल वही है। जैसे कोई लकड़ी काट रहा है पूरी सावधानी से, और कुल्हाड़ी का फलक निकलकर पास खड़े आदमी को लग जाता है, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। शर्त यही है कि उसने पूरी सावधानी बरती थी। एक और स्थिति है जो मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है, वो है आवश्यकता का सिद्धांत, नेसेसिटी, धारा 19। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। यानी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी हानि कर देना। सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल जिंदगी में इसकी सीमा तय करना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। इसका जो क्लासिक उदाहरण दिया जाता है वो है जहाज के कप्तान वाला। हाँ, बताइए। कि मान लीजिए वो तूफान में है, उसे अपने जहाज और ज्यादातर यात्रियों को बचाने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। ठीक। लेकिन ऐसा करने में एक छोटी नाव को, जिसमें कम लोग हैं, टक्कर लगने का खतरा है। ओहो। अगर उसने ये नेक नियति से किया, मतलब पूरी सावधानी से, और बड़ी तबाही टालने के लिए किया, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि बचाने का है। बिल्कुल, इरादा महत्वपूर्ण है। और बच्चों के बारे में क्या, या उन लोगों के बारे में जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कानून उनके कामों को कैसे देखता है? ये धारा 20 से 22 में है शायद। जी हाँ, 20 से 22 तक। कानून यहाँ बहुत साफ है। 7 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसका किया कोई भी काम अपराध नहीं है, धारा 20। कोई सवाल ही नहीं। कोई सवाल नहीं, डोलिन का पैक्स कहते हैं इसे। और 7 से 12 साल के बच्चे के लिए धारा 21 ये देखती है कि क्या बच्चे में इतनी समझ आ गई थी कि वो अपने काम के नतीजे को समझ सके। यानी उसकी मैच्योरिटी देखी जाएगी। बिल्कुल, उसकी समझ की परिपक्वता। और फिर है मानसिक अस्वस्थता, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, धारा 22। अगर कोई व्यक्ति काम करते समय अपनी मानसिक हालत की वजह से ये समझने में ही असमर्थ है कि वो क्या कर रहा है, या ये कि जो कर रहा है वो गलत है,
या कानून के खिलाफ है तो उसका काम भी अपराध नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह मैकनॉटन नियम पर आधारित है। मैकनॉटन नियम वो क्या है? ये एक पुराना अंग्रेजी केस है जिसने ये सिद्धांत तय किया। ये दिमागी बीमारी की कानूनी परिभाषा पर जोर देता है, सिर्फ मेडिकल परिभाषा पर नहीं। अच्छा, मतलब डॉक्टर ने कह दिया कि दिमागी बीमारी है, वो काफी नहीं है? नहीं, देखना यह है कि क्या उस बीमारी की वजह से उस समय व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति काम कर रही थी, क्या वो सही गलत का भेद कर पा रहा था। समझ गया, काफी गहरा है ये जी। और अब आते हैं उस अधिकार पर जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा बात होती है, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हाँ। धारा 34 से 44 तक ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है? ये हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो अपनी और दूसरों की भी जान और माल की रक्षा कर सके। धारा 35 ये साफ करती है। अपनी और दूसरों की भी? जी हाँ, और कुछ गंभीर हमले अगर हो रहे हों, जैसे लूटपाट हो रही है या रात में कोई घर में घुस आया है, सेंधमारी कर रहे हैं, या कोई ऐसा हमला जिससे जान जाने का खतरा हो। बिल्कुल, या गंभीर चोट लगने का खतरा हो, ऐसी स्थिति में धारा 38 और 41 कहती हैं कि ये अधिकार हमलावर की जान लेने तक भी जा सकता है। जान लेने तक भी? लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्मरक्षा का मतलब है जैसे को तैसा। क्या इसके कोई सीमा नहीं है? नहीं, बिल्कुल सीमाएं हैं, बहुत जरूरी सीमाएं हैं। पहली बात तो ये, धारा 37 कहती है कि आप उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी अपनी रक्षा के लिए वाकई जरूरी हो। मतलब जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, ये बदला लेने का अधिकार नहीं है, रक्षा का अधिकार है। और दूसरी अहम बात, अगर सरकारी मदद जैसे पुलिस की मदद समय पर मिल सकती है तो आप खुद कानून हाथ में नहीं ले सकते, तब ये अधिकार लागू नहीं होता। अच्छा, ये भी जरूरी है। और एक बहुत ही खास स्थिति है धारा 44 में। मान लीजिए आप पर एक भीड़ हमला कर रही है, हाँ, और आपको अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ती है, पर खतरा यह है कि गोली भीड़ में किसी निर्दोष को भी लग सकती है। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। हाँ, लेकिन अगर बचने का कोई और रास्ता ही ना हो तो भी अधिकार मिल सकता है। जान बचाने के लिए ये जोखिम उठाया जा सकता है। ये सब तो बचाव के पहलू हो गए, लेकिन अगर कोई इन अपवादों का सहारा लेना चाहे तो कोर्ट में ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अभियोजन पक्ष की या बचाव पक्ष की? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आमतौर पर तो अपराध साबित करने का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो अभियोजन पक्ष पर होता है, प्रोसिक्यूशन पर। हाँ, उन्हें साबित करना होता है कि अपराध हुआ है। जी। लेकिन अगर अभियुक्त यानी एक्यूज्ड इन साधारण अपवादों में से किसी का बचाव लेना चाहता है, जैसे वो कहना चाहता है कि मैंने आत्मरक्षा में काम किया या मुझसे गलती हुई, हाँ, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की धारा 108 के तहत ये साबित करने का भार उसी पर आ जाता है। उसे साबित करना होगा कि उसका मामला इन अपवादों के दायरे में आता है। अच्छा, तो सबूत का बोझ अभियुक्त पर चला जाता है। जी, इन खास स्थितियों में। तो भारतीय न्याय संहिता के ये साधारण अपवाद कानून के मानवीय चेहरे को दिखाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है, बल्कि न्याय करने के बारे में है, जहां परिस्थितियों और इरादों को भी समझा जाता है। सही कहा आपने। ये सिद्धांत में याद दिलाते हैं कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समाज की समझ और जरूरतों के साथ विकसित होता है। ये न्याय और करुणा के बीच एक, कह सकते हैं, निरंतर संतुलन बनाने की कोशिश है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या ये सदियों पुराने सिद्धांत, जो मानवीय स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित लगते हैं, आज की इस बदलती दुनिया में, खासकर जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, नई सामाजिक चुनौतियां आ रही हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही प्रासंगिक रहेंगे या इन्हें भी समय के साथ नए सिरे से सोचने की, विकसित करने की जरूरत पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है।